बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और मुझे बहुत से फॉलोअर की तरफ से और वीडियोस देखने वालों की तरफ से ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने इनकम टैक्स रिटर्न करवाई तो बहुत अच्छी है, बताया है, लेकिन क्योंकि हमारे हेड्स जो हैं वो किसी का एक है, किसी के दो हैं, तो वो आप सारे जब करवाते हैं तो वो तवज्जो थोड़ी थोड़ी इधर उधर हो जाती है, तो आप काइंडली हर हेड का एक करवा दें। तो एक मुझे आज ही कॉल आई कि सर सैलरी पे स्पेशली हमें जो है ना एक वीडियो अलहदा से बना दें, ताकि हम अपनी सैलरी के अंदर रहते हुए जब आप बाहर जाते हैं तो फिर हमें उन चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा उससे कंसर्न ही नहीं है, जिसकी वजह से वो हमें मुश्किल होती है। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि हर हेड ऑफ इनकम की एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो वो इंशाल्लाह आपको बेनिफिशियल होगी, आप उसमें कर लेंगे। फिर उसका साथ भी बता दूंगा कि आपने कैसे उसमें लेके जाना है आपने इसको वेल्थ स्टेटमेंट में। तो क्योंकि सारे कहते हैं जी ओपन करने से शुरू से आप बताएं, तो ये आप जब www.fbr.gov का खोलेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, FBR की साइट आ जाएगी। तो आपने FBR की साइट्स में ऑनलाइन सर्विसेज में आना है। ऑनलाइन सर्विसेज में आप क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। लो जी, इसमें वो आपको पूछेगा QR कोड, लेकिन ये सेल्स टैक्स वाले लोगों के लिए है, तो सेल्स टैक्स वाले लोगों को इसको ख़त्म कर दें। इधर आप अपना CNIC डालेंगे, इधर अपना आप ID का पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये एक सामने आ जाएगा पॉइंट कि आपका क्या क्या इसमें करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले आपको तो ये एडवाइस करूँगा, आप सबसे पहले ये मालूमात का सेक्शन खोलें। मालूमात में ये खोल के देखें कि आपकी किसकी क्या चीज़ है। इसमें मसलन आपने डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए कितना किया है वो भी आ रहा होगा, प्रॉपर्टीज़ कितनी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुई, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, व्हीकल पेमेंट और विद होल्डिंग टैक्सेस, अगर आपके विद होल्डिंग टैक्सेस कोई कटे हुए हैं तो वो भी इधर से आ जाएंगे, इंटरनेशनल ट्रैवल किया है या बैंक से विड्रॉल की है। तो अब सैलरीज़ में तो ये चीज़ें ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन आप जब इसमें क्योंकि आ नहीं रहा तो आप इसको खोलेंगे तो आपके सामने एक टोटल सैलरी और उस पर जितना टैक्स कटा है वो भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप पहले तो सबसे अपनी इन्फॉर्मेशन लें कि क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे रिलेटेड, कहाँ से है। मोस्टली वैसे ये भी होता है कि जितना भी सैलरी पे टैक्स कटा है वो ऑटोमेटिकली अब टैक्स और अमाउंट दोनों आ जाएंगी आपके इधर। तो ये तो आपने अपनी मालूमात इकट्ठी कर ली। मालूमात इकट्ठी करने के बाद अब आपने अगला काम करना है कि फ़ाइल करनी है, तो आप आ जाएं नॉर्मल रिटर्न में आ जाएं। अब इधर 2025 लिखेंगे, जिसमें 1 जुलाई 24 से 30 जून 25 तक का डाटा होगा। आप इसको फिल करते हैं तो आपके सामने ये आ जाता है स्टार्ट टू फाइल अ रिटर्न। इसमें टैक्स ईयर आपका बताते हैं जी 25 ईयर का टैक्स है, जो कि ये डेट मैंने पहले भी आपको बता दी, और डेडलाइन उसमें बताई गई है 30 सितंबर 2025। अब ये जो सैलरीड पर्सन के लिए पहले होती है, लेकिन ये अपना इसमें बाज़ एक्सटेंशन आ जाती है, लेकिन कोशिश करें 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर लें। ठीक है, तो वो उसके बाद ये है कि प्रेजेंट इन पाकिस्तान के आप 183 डेज या उससे ज़्यादा पाकिस्तान में रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप फिर रेजिडेंट पर्सन है, पाकिस्तान में ही रहने वाले हैं। अगर 183 डेज से ज़्यादा अगर आप बाहर रहे हैं पाकिस्तान से, तो फिर ये होता है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन है, वो पाकिस्तानी पर्सन नहीं है, उसका और लॉ होगा। तो आप क्योंकि सैलरीड पर्सन है तो आपने यस करना है, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं। तो इसको जब आप कंटिन्यू करते हैं तो फिर वो उसमें आपसे पूछता है जी आपके कौन कौन से हेड हैं, आपने सिलेक्ट कर लेना है जी मेरा सैलरी है। अगर पेंशन भी है तो उसको भी सिलेक्ट कर ले, रेंट आ रहा है उसको कर ले, पेमेंट ऑन सर्विसेज कोई आ रही हैं तो उसको कर ले। अदरवाइज़ आपने सेलेक्ट करना है जी मेरा सैलरी हेड है। कुछ चीज़ें वो बता देता है कि जैसे कि आपका प्रॉफिट आ रहा है जी बैंक से, वो खुद ही सिस्टम ने बता दिया, अगर डिविडेंड आता तो वो भी बता देते। आपने सैलरी सेलेक्ट की और यस कर देना है। फिर इसके बाद वो सारा इसका बताएगा कि ये वर्जन यूज़ हो रहा है, इसके लिए आपने इसको सिस्टम को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करना है। अच्छा, जब जिसने सैलरी की इनकम डालनी है उसको सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले जो एम्प्लॉयमेंट वाला ऑटोमेटिक आगे आपके पेज ओपन आ जाता है, जिसमें सैलरी के रिलेटेड होती हैं सारी चीज़ें। अच्छा, अब हम जब सैलरी डालेंगे तो पहली बात यह है कि आपकी पे एंड अदर रेमोरेशन जो आप रिसीव कर रहे हैं वो कितनी है, तो आप इसमें अपनी डाल लें हम किसी एक
एवरेज पर्सन की लेते हैं जिसकी आलमोस्ट 1 लाख रुपया सैलरी है, हम ये तसव्वुर करते हैं, ताकि आपको मैं सारा फिल करना पूरा सिखाऊं कि क्या आता है। तो उसकी 12 लाख रुपया सैलरी बनेगी अगर 1 लाख रुपया है, ठीक है। अब अगर इससे पहले मैं आपको एक चीज़ चेक करवाऊं, तो आपने इधर टैक्स चार्जेबल में आके कंप्यूटेशन में देखना है कि आपको कोई टैक्स लग रहा है। इधर आप देखेंगे कि अभी कोई खाली है, क्योंकि आपने अभी कोई प्रोसेस ही नहीं किया, इसलिए आपका कोई टैक्स नहीं लग रहा, ठीक है। इसको आपने छोड़ देना है। तो अब दोबारा एम्प्लॉयमेंट में आए और आके आप इसमें करें, आपका सॉरी एम्प्लॉयमेंट में आना है आपने। एम्प्लॉयमेंट में सैलरी में आना है, तो सैलरी में आपकी जो पे वेजेस हैं हमने ये डिसाइड किया कि लाख रुपया पर मंथ सैलरी है, तो 12 लाख रुपया उसके हमने कैलकुलेट कर दिया, ये जी इनकम है। अच्छा, अब एक आपने ये करना है कि इसमें अगर कोई अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं तो वो भी टैक्सेबल है, ठीक है। कि आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, आपको कोई और अलाउंस मिल रहा है, एम्प्लॉइज़ का अलाउंस मिल रहा है, कुछ भी अलाउंस मिलता है तो वो आपका टैक्सेबल है। हमने करा जी 1 लाख रुपया आपको अलाउंस वो मिला है, तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, ये पेंशन एन्युटी अंडर सेक्शन 12(2) ऑफ एफ जो है, ये पहले से ही इसका जिक्र है कि ये पेंशन के रिलेटेड है। ये पहले इस रिटर्न में ऐड नहीं होती थी, क्योंकि पेंशन जो है वो अदर सोर्सेज में जाके डील होती है। अगर आप कहें तो मैं आपको बता भी देता हूँ, ये अदर सोर्सेज हैं और इधर ये पेंशन और एन्युटी इधर आपने डिक्लेयर करनी होती है। लेकिन क्योंकि अगर जिसने बजट से इस दफ़ा अपडेट रहा हो और मेरे उन्होंने लेक्चर भी सुने हो, तो आपको पता है कि पेंशन जो 1 करोड़ से अगर ऊपर होगी तो उस पर भी अब टैक्स लग गया है। तो ये अभी तो इस साल के लिए तो नहीं है, लेकिन अगले साल में ज़ाहिर है टैक्सेबल में आएगा, तो इसलिए उन्होंने एडवांस ही इसकी वर्किंग कर दी। तो अभी तो इसमें ज़ाहिर है अभी सैलरीड पर्सन है आप, तो पेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर पेंशन होती, अच्छा इसमें कई लोग मुझसे ना पेंशन वाले पूछते हैं कि सर हमारा पेंशन का बता दें, तो ये आपने इधर आना है अदर सोर्स में, ये एक अदर सोर्स है। तो अदर सोर्स में जो है ना ये पेंशन का, ये काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, एन्युटी एंड पेंशन। इसमें आपने जितनी आपकी पेंशन है वो डालें और उसको फाइनल टैक्स में कर देना, क्योंकि पेंशन जो 1 करोड़ से नीचे है अगले साल से ये होनी है, अभी जितनी भी है वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स। तो आपने पेंशन वालों के लिए ये थोड़ी सी बात मैंने बता दी कि इधर आपने डालनी है। लें जी, अब पेंशन का तो आपका इधर से निकल गया। अब एक्सपेंडिचर रीइंबर्स होना, कि आपने कोई एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं वो भी आपको कंपनी पे कर रही है, उसकी रीइंबर्समेंट दे रही है। जैसे कि आपकी अकामोडेशन है, आपको कंपनी ने रेजिडेंस दे दी कि ये जी हम रेजिडेंस आपको कंपनी देती है, ठीक है। फ़र्ज़ किया आपका 50,000 उधर कराया था, तो 50,000 आप कंपनी दे रही है, आप उसमें नहीं पे कर रहे। लेकिन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है वो कहता है कि जो भी एक्सपेंडिचर आपको रीइंबर्स होगा वो आपका टैक्सेबल है, ठीक है। तो अब रेजिडेंस का हम फ़र्ज़ किया 50,000 रुपया करते हैं, तो इसका 6 लाख रुपया बनता है। ये पे कंपनी ने किया, क्योंकि कंपनी ने पे किया तो ये आपका टैक्स जो है आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आगे वैल्यू ऑफ परकोजिट्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट। अब ये है कि परकोजिट्स क्या है कि सपोज़ आपको ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई के हवाले से इन्होंने दी है कि आप अगर 20 स्केल के हैं, 21 स्केल के हैं, तो उसमें आप फिक्स ये हमसे इतना ले लें, आपको ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी नहीं मिलेगी या इसलिए मिलेगी, उनका हवाले से बात की गई है कि ये पूरा है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट में भी अगर कन्वेंस अलाउंस है तो वो हमारा इसमें ऐड होता है कि अगर कन्वेंस अलाउंस है तो वो भी आपने ऐड करना है। या आपको ऐसे है कि कोई प्रोपोजिट मिला हुआ है, घर के लिए माली मिला हुआ है, तो अब माली की सपोज जो 37,000 मिनिमम वेज है, या फ़र्ज़ की हम 40 लगा लेते हैं ताकि सीधा रह जाए काम, कि 40,000 जो मिनिमम अगर वेज है, तो आपने ये करना है कि वो माली आपके काम सारे घर का करता है, मुलाजम सारे घर के काम करने के लिए आपके लिए स्पेसिफिक है, तो उसकी सैलरी भी जो है इसमें डलेगी। हाँ, अगर आपको गाड़ी दी गई है, अच्छा गाड़ी के लिए ये है कि अगर तो वो आपके यूज़ कर रहे हैं सिर्फ ऑफिस के काम के लिए, तो फिर उसका आपको रीइंबर्स नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक गाड़ी आपको मिली है कि जी जो आपके बच्चों की पिक एंड ड्रॉप करेगी और उसके लिए है, आपके काम घर के काम करने के लिए, तो उसके जो पैसे हैं वो भी आपको टैक्सेबल हैं, टैक्स में देने पड़ेंगे। हम ये मिलाते हैं कि गाड़ी का मिला के और प्लस एम्प्लॉई का मिला के
ये फ़र्ज़ किया 50 लाख या 1 लाख कर देते हैं, चले जी, लाख रुपया ये बनता था कि गाड़ी का 50,000 और उसका, तो 12 लाख ये बन जाएगा आपके, इसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये भी आपकी सैलरी में ऐड हो जाए। अब प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ एन एडिशन टू पे वेजेस अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट। अब ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं कि ये टोटल प्रॉफिट का 5% एम्प्लॉइज़ को फ़र्ज़ किया दे दिया, ठीक है। तो अब उनको जो प्रॉफिट का कुछ शेयर देते हैं, तो वो अगर प्रॉफिट का शेयर आ रहा है तो वो भी एम्प्लॉय का टैक्सेबल इनकम में होगा, तो वो उसमें फ़र्ज़ किया उस साल आपको 50,000 आया, तो हम 50,000 ये भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये आप देखें कि ये सारी चीज़ें जो हैं टैक्सेबल, ये आपकी अब सैलरी 12 लाख नहीं थी, बल्कि ये 31 लाख हो गई फॉर द टैक्स पर्पज़। वजह क्या है? वजह यह है कि ये तो आप टेक होम लेते हैं, ये अलाउंसेस हैं, ये भी आपने टेक होम हो सकता है लिए हों, ये एक्सपेंडिचर रीइंबर्स जो आपको हुए, जो आप फ़र्ज़ की अकामोडेशन आपको मिली है, अकामोडेशन में रहना तो आपकी टेंशन है, आपने रहना है, और आपको उसका रीइंबर्स कंपनी दे रही है, तो वो भी आपकी सैलरी में ऐड होगी। और इसी तरह ये सारे करने के बाद ये हम टोटल सैलरी की फिगर जो है आपकी ऐड हो गई। तो अगर हम आप जाते हैं कंप्यूटेशन में, क्योंकि हमने और कुछ नहीं किया, हमने ये देखा कि ये 31,50,000 हमारी इनकम हो गई है, और इस इनकम पे टैक्स बन रहा है 4,17,500 रुपया। अब ये देखें कि ये 4,17,500 का अगर तो आपका किसी ने टैक्स नहीं काटा कंपनी ने, फिर तो ये है कि आप इधर से प्रिंट करें, PSID बनाएं, और PSID बना के उसको पे करें, तो आपका टैक्स पे हो जाएगा और आप रिटर्न इसकी फाइल कर लेंगे। लेकिन मोस्टली ये होता है कि सैलरी का जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर को ये डायरेक्शन है कि आपने उस पर टैक्स काट के सैलरीड पर्सन को सैलरी देनी है। अच्छा, अब जब आपको टैक्स काट के मिला है, तो इसका मतलब है कि ये टैक्स उन्होंने आपकी सैलरी पे जितना था वो काट लिया होगा। तो वो कहाँ है? वो आप जाएंगे एडजस्टमेंट्स में, ये जो टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट है ना, उसमें जाएंगे आप एडजस्टेड टैक्स में। लो जी, आप एडजस्टेड टैक्स में अब गए, तो इसमें ये इंपोर्ट के रिलेटेड है, ये सैलरी ऑन एम्प्लॉइज़ है, तो ये आपका जितना टैक्स था वो पूरा पे हो गया। तो आपने ये किया कि इसको अब जब कैलकुलेट करेंगे इधर पे करके कि मैंने एडजस्टमेंट ले ली है, तो आप कंप्यूटेशन में जाएंगे, तो कंप्यूटेशन में अब आपको सारा टैक्स पेड मिलेगा। लो जी, पे, अब आपका कुछ टैक्स नहीं पेएबल बन रहा। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपने देखा जी वो टैक्स तो आपका उन्होंने विद हेल्ड कर लिया था कुछ ना कुछ, लेकिन सारे का सारा नहीं किया, तो हम ये करते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया ये 4 लाख कुछ है, हम इसको 3,17,000 उसने कर लिया था, बाकी नहीं किया, तो अब इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए ये होगा, बाकी 1 लाख रुपया हमें खुद पे करना पड़ेगा। कंप्यूटेशन में जब जाएंगे तो ये 1 लाख अभी आपका पेएबल बन रहा होगा, ठीक है जी। ये तो है सैलरीड पर्सन के लिए। लेकिन हमारा जो सैलरी पर्सन में एक क्लास हमारी आती है फुल टाइम टीचर्स के लिए। तो टीचर्स जो हैं उनको कुछ अपना रिडक्शन मिलता है टैक्स में। तो अगर फ़र्ज़ किया टीचर हैं फुल टाइम, जिसमें रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर, रिसर्चर, एक्सेप्ट द टीचर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन हु हैव ड्राइव्ड इनकम फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस, कि अगर प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस से वो इनकम कमा रहे हैं डॉक्टर, वो नहीं, बाकी सारे जितने भी रिसर्चर हैं, प्रोफेसर हैं, फुल टाइम टीचर हैं, उनको 25%। बाज़-औक़ात आप देख के ये परेशान ना हो जाएं कि ये मेरा तो उन्होंने फ़र्ज़ किया इधर सैलरी थी जैसे कि 4,17,000 थी हमने देखी, तो अब जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जो टैक्स विद हेल्ड करती हैं, वो करती हैं टैक्स विद हेल्ड 75% आपका, क्योंकि 25% रिबेट है, तो उन्होंने 3 लाख किया होगा, तो बाकी जो 1 लाख उधर हमारा बच रहा है वो बेसिकली आपकी रिबेट होगी। यानी कि मैंने ये 17,000 को फिलहाल टाइम फॉर द टाइम बीइंग इसलिए कि सीधा करने के लिए, तो हमने कहा जी वो 25% है, फ़र्ज़ किया हमारा टैक्स रिडक्शन 1 लाख है, तो वो अब जब हम इधर 1 लाख डालेंगे टैक्स रिडक्शन में, तो फिर आपका जो पेएबल बन रहा था दोबारा फिर पेएबल नहीं बनेगा अगर आप फुल टाइम टीचर हैं। ये सिर्फ फुल टाइम टीचर और रिसर्चर के लिए बात है, क्योंकि उनके भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। तो अब देखें आपकी टैक्स पेमेंट नहीं बन रही और इधर वो आ गया कि टैक्स रिडक्शन मिल गई है। अब क्या हुआ जी, आपके दो चीज़ें आपने इधर की, ये सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए क्योंकि है, तो इसमें एक तो आपने नॉर्मल इनकम कमाई, ये
और एक आपने उस नॉर्मल इनकम पे टैक्स पे किया, वो एक्सपेंस किया। अब जब आपने वेल्थ स्टेटमेंट में जाना है तो ये दो चीज़ें आपने लेके जानी है। वेल्थ स्टेटमेंट में आप जाएंगे रिकॉन्सिलेशन में इधर एक तो आप अपनी सैलरी नॉर्मल इनकम जो मैंने मेरा ख्याल कॉपी कर ली थी, नहीं ये टैक्स कॉपी हो गया था, तो टैक्स क्योंकि 3/17 हमने किया है तो ये पर्सनल एक्सपेंस में इधर आ जाएगा टैक्सेशन में। पर्सनल एक्सपेंस की सेकंड वन है कि ये कंट्रोल भी हमने अब बात कर ली टीचर वाली। अगर टीचर वाली की है तो फिर 3/17 हो जाएगा, अगर टोटल है तो फिर 4/17 ही रहेगा, वो आपने पेड कर दिया। तो अब हमारी जो बन रही थी टोटल इनकम वो कितनी थी, वो ये थी, ये है नॉर्मल इनकम, क्योंकि आपने इसको नॉर्मल में कंसीडर किया है। तो नॉर्मल इनकम जब आप लेके आएंगे वेल्थ स्टेटमेंट में रिकॉन्सिलेशन में, तो ये आपकी नॉर्मल इनकम इधर आप नॉर्मल में कर देंगे। तो अब आप रिकॉन्सिलेशन में जब आए, आपने 31 लाख रुपया कमाया, 4 लाख बीच में टैक्स दे दिया, बाकी आपके पास 27 लाख है। अब इस 27 लाख को आपने क्या करना होगा, दो चीज़ें हैं। एक तो पहले आपने पर्सनल एक्सपेंसेस आपके इधर दिए हुए हैं, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, हाउस होल्ड, बच्चों के एजुकेशन के, क्लब की फ़ीस, सारी चीज़ें इधर हैं। ये अब हम वेल्थ स्टेटमेंट जो है ना एक ही दफ़ा डिस्कस करेंगे, बाकी जब हेड्स करेंगे ना तो उसमें आपने खुद ही ये समझ जाया करना है, ठीक है। जो समय तो इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस आएंगे और एक पर्सनल एसेट का होगा। जो आपके पास पैसे बचेंगे उसके दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप कोई एसेट खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, बैंक में पैसे डालेंगे, या कोई और चीज़ ऐसी खरीदेंगे, जेवर खरीदेंगे, इंश्योरेंस करेंगे। हाँ, अब एक और चीज़ है जो कि एम्प्लॉइज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं इसलिए इधर वेल्थ स्टेटमेंट में आया हूँ। एक तो ये आपने जो भी एसेट खरीदा उसमें आपने रख दिया। अगर आपका बैंक है तो मतलब इधर आप एग्रीकल्चर इनकम है तो इधर लिखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी है तो इधर लिखेंगे, फिर बैंक है तो इधर बैंक का अपना नंबर डाल के तो वो बैंक का एसेट आप लिख देंगे। फिर उसके बाद आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी इधर आ जाएगी, बाकी कैश इधर आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आने के बाद एक आपका जीपी फंड है। अब जीपी फंड भी क्योंकि आपने उस पर टैक्स पे कर दिया है और आपकी पे स्लिप पे वो आ रहा होता है। आप अगर देखेंगे तो आपकी पे स्लिप जो है वो तो अदर में इधर लिखें आप, सॉरी जीपी फंड लिखें। अब जीपी फंड लिख के इसको आप अपना टोटल जो जून का बैलेंस आ रहा है वो इधर लिख दें जीपी फंड का, क्योंकि उस पर आपने टैक्स पे कर दिया है तो वो आपका एसेट है। अब बहुत सारे लोग उसको नहीं लिखते, तो जब कभी आता है तो फिर वो कहते हैं। ऐसे ही इंश्योरेंस अगर किसी ने करवाई हुई है तो वो भी आप जितनी इधर पे करते जा रहे हैं उतनी आप इंश्योरेंस उसमें लिखते जाएं। तो बाकी सब जब आप एसेट्स में डाल लेंगे एक्सपेंस और एसेट में, तो ये इधर रिकॉन्सिलेशन अमाउंट ये 27 लाख रुपया जो बाकी बचा है, ज़ाहिर है जहाँ इसका आप एक्सपेंस कर लेंगे या इसको आप किसी एसेट में डाल लेंगे। हम फॉर द टाइम बीइंग ये करते हैं, मैं एक में ही डाल देता हूँ कि अलग-अलग डालने की बजाय आपका पर्सनल एसेट्स का अदर हाउस होल्ड, लेकिन आपने अलग-अलग सारे डालने हैं। ये तो हम टाइम को सेव कर रहे हैं ना। आपने सारा बिजली का अलहदा, गैस का अलहदा, वाटर का अलहदा, सारी चीज़ें अलग-अलग डाल दी है। मैंने इधर कर दिया टोटल में डाल दिया, तो ये देखें उसके एसेट बढ़ गया। मीन ये है कि जितना उसने इनकम थी उतने एसेट बन गए। अब उसकी रिकॉन्सिलेशन हो गई और वो नील हो गए। तो आप इसको रिटर्न को इधर आएंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद इस सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो ये सैलरी के रिलेटेड मेरा ख्याल है कि मैंने हर एस्पेक्ट कर लिया। जो आपके क्वेश्चंस आ रहे थे वो भी मैंने रिप्लाई किया। अब मैंने कहा बाकी जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए भी ये एक वीडियो बना दें ताकि वो आराम से इसका अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकें। हमारे इस चैनल का मकसद लर्निंग है, तो लर्निंग हम आपको करवाते रहेंगे। उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो यहाँ रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।